मित्रों नमस्कार। मैं पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा। आज लेबर कोड्स जो 2019 में कानून भारत की सरकार द्वारा लाए गए, दोनों संसदों से पास हुए, राष्ट्रपति की सहमति भी मिल गई, इसके बारे में इस वीडियो में संक्षेप में कई लोगों की डिमांड पर यह वीडियो बनाने जा रहा हूं। और 2019 के ये चारों कानून 4 लेबर कोड्स के रूप में, जिसमें 100 के करीब केंद्रीय सरकार के कानून तथा 40 करीब राज्य सरकारों के कानून की जगह इनको लाया जा रहा है। और इनके लाने से क्या परिवर्तन होगा, लेबर रिफॉर्म्स होंगी, उसके अलावा इजी ऑफ डूइंग बिजनेस मोदी सरकार का जैसा सोच है उसके आधार पर क्या क्या परिवर्तन आएंगे। 1999 में एक लॉ कमीशन बनाया गया था जो 2002 में जिसने लेबर लॉज को रिफॉर्म करके ये नए कोड्स लाने की सिफारिश दी। उसके बाद मोदी सरकार ने ये 4 बिल लाए। इसमें कोड ऑन वेजेस बिल है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है और कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन है। ये 4 इनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। और क्या ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में है? अभी तक सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ पाए, लेकिन इसमें मेजर चेंजेस जो रखे गए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हाउ इस एक्ट इज फॉर्म। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये अधिनियम बनते कैसे हैं। इसके इनेक्टमेंट का ये प्रोसेस है कि या तो प्राइवेट मेंबर जो है वो संसद में बिल्कुल आता है, इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, जबकि गवर्नमेंट के जो बिल्स होते हैं इसको संतोष गंगवार जो लेबर मिनिस्टर थे उनके द्वारा ये कोड्स बिल लाए गए, राज्यसभा लोकसभा से पास हुए। इसके बाद इनको राष्ट्रपति की एसेंट के लिए भेजा गया, राष्ट्रपति के यहाँ से भी स्वीकृति मिल गई और ये 2019 के बिल के रूप में 2/3 मेजोरिटी से पास हो गए हैं। और अभी कुछ में रूल्स नोटिफाई हो गए हैं, कुछ में नहीं हुए हैं। जैसे प्रीफिक्स, मेंस और सफिक्स होता है हर अधिनियम का, उसकी तरह इनमें भी है। तो कोड ऑन वेजेस का जो बिल है वो 30 जुलाई 2019 का है। इसमें रूल्स में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में परिवर्तन किया गया है। मिनिमम वेजेस में इन 4 से मिलकर बना है ये पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, बोनस एक्ट और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। इसके अंदर सबसे बड़ा जो चेंज है, पहले केवल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लेबर्स को लिया जाता था, अब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के साथ साथ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लेबर भी इसमें रहेंगे, गिग वर्कर्स होंगे, फ्रीलांस वर्कर्स भी होंगे। तो ये इसमें दूसरा, नेशनल लेवल पर फ्लोर वेजेस तय किया जाएगा जिसे राज्य सरकारों को लागू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मनमाना मिनिमम वेजेस दिया जाता था। वेजेस की भी इसमें एक कॉमन डेफिनेशन दी गई है। अलग अलग अधिनियमों में अलग अलग वेजेस की परिभाषा होती थी जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता था। अब बेसिक और अलाउंसेस वगैरह क्या होंगे ये सब इन्होंने कर दिया है। तो ये 4 जो मैंने जैसा बताया कोड ऑन वेजेस, 4 जो एक्ट लाए गए हैं, इनमें कोड ऑन वेजेस 8 अगस्त 2019 को लाया गया, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2020 का भी था, ये अलग से अधिनियम है। कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी ये 29 सितंबर 2020, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ये भी 29 सितंबर 2020 का है। जैसा मैंने बताया, कोड ऑन वेजेस 4 अधिनियमों से मिलकर इन्होंने बनाया है, जिसमें इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का है तथा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का है और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का है। ये 4 एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसोलिडेट कर इसका कोड ऑन वेजेस नाम रखा गया। जैसा मैंने बताया, मिनिमम वेजेस अब इसमें एक नेशनल फ्लोर लेवल का होगा जिससे उनको सुविधा मिलेगी। दूसरा जो अधिनियम लाया गया यह है कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2020 का यह अधिनियम है और इसमें 3 लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, किस तरह सेवा शर्तें कर्मचारी की गवर्न होंगी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी जो विवाद उत्पन्न होते हैं, रेफरेंस वगैरह केसेस आते हैं, वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्टों में चलते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट में किस तरह ट्रेड यूनियनें चलेंगी, कंपनी के अधीन वर्कर्स की यूनियन होगी, एम्प्लॉयर उनके साथ कैसा निगोशिएशन करेगा, ये सारी शर्तें कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2020 में रखी गई हैं। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी कोड रखा गया है 2020 का, इसमें 9 लेबर लॉज को रखा गया है। इसमें ईपीएफ एक्ट 1952 का है, ईएसआई 1948 का है, कर्मचारी अंशदान अधिनियम, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 का है,
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959 का है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का है और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 का है, सीने वर्कर्स ट्रीटमेंट एक्ट, वेलफेयर एक्ट, इसके अलावा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है जो वेलफेयर सेस आउट 1995 का है तथा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 का है। तो इस तरह से ये इनको रखा गया है। इसी तरह ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में कंसोलिडेटेड 3 लेबर लॉस को रखा गया है। इसमें जैसे दी फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, माइंस एक्ट है 1952 का, डॉक वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट है 1986, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996, द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, द इंटर-स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, द रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979, द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज पेपर एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड मिसलेनियस प्रोविजन 1955 तथा वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट ऑफ वेजेस 1958 और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961। तो ये इस तरह के कुछ अधिनियमों को, सेल्स प्रमोशन एंड एम्प्लॉयज बीड़ी सिगार एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966, द सिने वर्कर्स सिनेमा थिएटर एक्ट। इस तरह इनमें जैसा मैंने बताया कि एक ही मिनिमम वेजेस की डेफिनेशन वेजेस की रख दी गई है, इससे कम नहीं देना है। ग्रेच्युटी हायर साइट पर मिलेगी, एम्प्लॉय का एनुअल चेकअप होगा, 48 घंटे अगर उससे एम्प्लॉयर काम लेता है तो वो वीक में 3-4 दिन में भी ले सकता है, लेकिन उसको 8 घंटे से ज्यादा लगातार एक दिन में काम लेने पर ओवर टाइम देना आवश्यक होगा। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ईएल का प्रोविजन किया गया है, साल के अंत में बैलेंस लीव इन केस वो अब करा सकता है। तो वेजेस कोड में 48 आवर्स में फुल एंड फाइनल पेमेंट करना होगा अगर उसको सेवा से निकालता है। 1 साल की उसे ग्रेच्युटी कम से कम देनी पड़ेगी। अब 5 साल की सेवा वालों को भी ग्रेच्युटी का अधिकार होगा। तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन की जगह एक ही रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट का कराना होगा। तो ये कुछ तरह की चीजें इनमें रखी गई हैं जो अत्यंत सराहनीय है। इस तरह कुल मिलाकर जैसा मैंने अभी आपको बताया, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी में 13 लेबर लॉस को रखा गया है 23 जुलाई 19 से। इसमें 10 वर्कर्स से ज्यादा होने पर यह अधिनियम लागू हो जाएगा। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सिविल कोर्ट में इसमें अपील नहीं की जाएगी, हाई कोर्ट में जाना होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में अब लॉकआउट, स्ट्राइक, टर्मिनेशन, पनिशमेंट जैसे जो प्रोविजन थे उनमें ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और स्टैंडिंग ऑर्डर मिलाकर ये बनाया गया है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। और इसमें आप कम से कम 14 दिन का नोटिस देना जरूरी होगा, चाहे वो एम्प्लॉयर लॉकआउट करे चाहे वो एम्प्लॉय स्ट्राइक करे। 100 से ज्यादा और 300 से 500 तक के वर्कर्स के लिए सिंपल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी कर सकती है और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को गवर्नमेंट मॉडिफाई भी कर सकती है और चेंज कर सकती है, उससे डेफर कर सकती है। ये पावर थोड़ा सा गड़बड़ है, ये गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में पीएफआई, ईएसआई, मैटरनिटी, ग्रेच्युटी, पीएफ, ईएसआई का अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी ग्रेच्युटी मिलेगी। पीएफ में एम्प्लॉय शेयर घटाकर कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये इस तरह के कुछ चेंजेस मेजर रखे गए हैं जिससे ओवरऑल जो फाइट लेबर और मैनेजमेंट के मध्य होती थी, क्योंकि देयर इज ए फाइट बिटवीन टू थोरोली अनइक्वल, 2 असमान पक्ष, एक गरीब कमजोर तबका लेबर या वर्कमैन और दूसरा शक्तिशाली हर प्रकार से संपन्न मैनेजमेंट होता है। इन दोनों की लड़ाई के बीच ये सारा जो कोड लाए गए हैं, कोशिश की गई है कि बैलेंस बना रहे। और अब ये कितना सफल होता है लागू होने पर, ये एक विवाद का विषय अभी बना हुआ है। इस पर आपके कौन से कमेंट्स हैं, क्या हैं, वो मेरे को आप चैनल पर भेज सकते हैं। मैं इसमें यथासंभव आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। जुड़े रहिए इसी तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से, आप चाहें तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।